हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसे हम 3 स्टेप में देखेंगे। सबसे पहले हम 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। उसके बाद हम 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और उन दोनों की सहायता से फिर हम निकालेंगे n आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आवेशों का निकाय क्या है और विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। बहुत ही आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको समझते जाना है। अगर हम आवेशों की बात करें तो इससे पहले हम पढ़े हैं आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। साथ ही साथ हम ये भी पढ़े हैं कि सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। देखिए, आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, यह भी पढ़े हैं। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। इसका मतलब यह है कि कहीं पर अगर 2 आवेश हैं, मान लो एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, तो इसके बीच बल लगेगा ही। वो बल हो सकता है आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो। अगर दोनों सजातीय हैं, मतलब दोनों अगर प्लस प्लस है या फिर दोनों माइनस माइनस है, तब दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। इन दोनों के बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस है, मतलब दोनों विजातीय आवेश हैं, तब दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। अगर दोनों विजातीय है तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल। कहने का मतलब यह है कि अगर 2 आवेश एक दूसरे के निकट में हैं तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है। वो बल हो सकता है आकर्षण बल हो या फिर प्रतिकर्षण बल हो। यह जो बल है इसको हम कहते हैं स्थिर विद्युत बल। ये जो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल है इसको हम कहते हैं स्थिर विद्युत बल। और ये जो स्थिर विद्युत बल होता है ये संरक्षी बल होता है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। मतलब अगर कहीं पर 2 आवेश हैं तो उनके बीच में बल लगेगा ही, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो वो जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। और ये जो स्थिर विद्युत बल होता है वो संरक्षी बल होता है। पढ़े हो आप 11th में, संरक्षी बल किसे कहते हैं। अब चूंकि ये स्थिर विद्युत बल है तो ये जो संरक्षी बल है ये जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब आवेशों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है और उस बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, ये जो संरक्षी बल लग रहा है इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये तो हो गया आवेश। आगे क्या लिखा है? आवेशों के निकाय। अब आपको समझना है कि निकाय क्या चीज है। अब हम देखते हैं निकाय। सिस्टम। तो 11th केमिस्ट्री में आप पढ़े हो सिस्टम क्या है, निकाय क्या है। पूरे ब्रह्मांड को हम 2 भाग में बांटते हैं। ये मान लो पूरा ब्रह्मांड है। इस पूरे ब्रह्मांड को हम 2 भाग में बांटते हैं। ये उसका विशिष्ट भाग है, ये विशिष्ट भाग है। और ये जो विशिष्ट भाग है इसी को हम कहते हैं निकाय। और इसके चारों ओर जो ब्रह्मांड का शेष भाग है, ब्रह्मांड का शेष भाग किसके चारों ओर?
इस निकाय के चारों ओर ब्रह्मांड का जो शेष भाग है, इस शेष भाग को हम कहते हैं परिवेश या वातावरण। मतलब निकाय क्या होता है? तो निकाय जो है ब्रह्मांड का वह विशिष्ट भाग होता है जहां पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। निकाय ब्रह्मांड का वह विशिष्ट भाग है जहां पर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तन का अध्ययन जो हमारे लिए विशिष्ट हो वो क्या है? निकाय है। जैसे अभी हम इस रूम में पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो ये मोबाइल आपके लिए क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। और आपके चारों ओर आपका गांव है, आपका देश है, पूरा विश्व है, ये क्या हो जाएगा? परिवेश, सराउंडिंग हो जाएगा या वातावरण। तो निकाय का मतलब वह विशिष्ट भाग जहां पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं निकाय या सिस्टम। आवेशों के निकाय किसे कहेंगे? मान लो हमारे पास एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। ये बिंदु A पर Q1 है और बिंदु B पर Q2 है। अब ये जो बना है ये कहलाएगा दो आवेशों का निकाय। इसी प्रकार से 3 आवेश लेंगे तो 3 आवेशों का निकाय होगा। n आवेश लेंगे तो n आवेशों का निकाय होगा। अब ये निकाय किस प्रकार से हम बनाते हैं अभी पढ़ेंगे। पहले हम सारे शब्दों के अर्थ को समझ लें। अगर अर्थ समझ में आ गया तो थ्योरी बहुत आसान हो जाएगी और व्यंजक निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आवेशों के निकाय समझ गए। अब हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। ये भी आप पढ़े हो, पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हो और इसी कक्षा में भी हम पढ़े हैं। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ लेंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब हो जाएगा स्थिति के कारण संचित ऊर्जा। स्थिति के कारण संचित ऊर्जा। किसी पदार्थ के स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। और क्लियर करें तो यह स्थिति के जगह हम कहते हैं विशेष स्थिति। विशेष स्थिति मतलब नई परिभाषा क्या बन जाएगा? किसी वस्तु के विशेष स्थिति में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पढ़े हो ना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब गति के कारण जो ऊर्जा संचित होता है वो गतिज ऊर्जा है। तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होता है वो क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थिति मतलब विशेष स्थिति। किसी वस्तु के विशेष स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे अगर हम इस पेन की बात करें, मान लो ये टेबल है और इस टेबल पर ये कोई वस्तु रखा हुआ है, तो यहां पर भी उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी क्योंकि इस वस्तु को कहीं ना कहीं से लाया गया है। अगर हम इसको उठा लें, इस प्रकार से यहां ले आए, ये पेन है अभी यहां पर रखा हुआ है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा ना। क्यों कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े हो। तो अगर हम इस वस्तु को ऊपर ले जा रहे हैं मतलब उस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो वही कार्य इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अगर हम इसके परिभाषा के और डिटेल में जाएं तो इसी क्लास में आप पढ़े हो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कह के। उसमें परिभाषा क्या पढ़े हैं? मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है किसी वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य। यह परिभाषा भी आप पढ़े हो। किसी वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उस वस्तु को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य। मतलब
अगर हम आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे तो आवेशों को उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य को हम कहेंगे आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा भी और पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया? आवेश, निकाय और विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो चलो अब हम देखते हैं कि आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे। सबसे पहले सामान्य परिभाषा, फिर उसका हम गणना किस प्रकार से करते हैं ये भी हम देखेंगे। अगर हम बात करें कि आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं तो सबसे सिंपल डिफिनेशन क्या बनेगा? देखो, आवेशों के निकाय में आवेशों के स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर शाब्दिक परिभाषा बनाओगे तो बहुत आसान है। किसकी बात कर रहे हैं? आवेशों के निकाय। तो ये हो गया आवेशों के निकाय में आवेशों के निकाय में आवेशों के स्थिति के कारण आवेशों के स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को उस निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये हो गया परिभाषा। अब उसका मान कैसे निकालेंगे? देखो, आवेशों के निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होता है? आवेशों को उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य। आवेशों के निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये किसके बराबर होती है? तो ये जो है आवेशों को उसके मानक स्थिति से आवेशों को उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य। वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य। क्योंकि ये परिभाषा हम पहले ही पढ़ते आए हैं। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है किसी वस्तु को उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य। तो आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? आवेशों को उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य। अब आपको यह समझना है कि आवेशों की मानक स्थिति क्या होती है। किसको हम कहेंगे मानक स्थिति और किसको हम कहेंगे वर्तमान स्थिति। यदि आवेश अनंत पर हो और उनके बीच की दूरी भी अनंत है, ध्यान दो, मान लो दो आवेश हैं Q1 और Q2, ये कहाँ हैं? अनंत पर हैं, अनंत पर, और इनके बीच की जो दूरी है ये भी अनंत है। यदि आवेश अनंत पर हो और उनके बीच की दूरी भी अनंत हो तब उसको हम कहते हैं आवेशों की मानक स्थिति। तो ये हो गया आवेशों की मानक स्थिति, मतलब आवेश कहां पर होना चाहिए? अनंत पर होना चाहिए और आवेशों के बीच की दूरी भी अनंत होनी चाहिए। तब हम कहेंगे वो क्या है? आवेश की मानक स्थिति है। इस मानक स्थिति से कहां लाना है? इस मानक स्थिति से हमको लाना है वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति मतलब हमको निकाय की रचना करना है। जैसे ये Q1 आवेश को मान लो हम ले आते हैं बिंदु A पर, ये Q1 आ गया। अब हम ये Q2 को लाते हैं इसके निकट बिंदु B पर, तो ये बन गया क्या? ये बन गया निकाय। तो वर्तमान स्थिति मतलब क्या हो गया? निकाय की रचना करना है, वर्तमान स्थिति।
मानक स्थिति मतलब आवेश अनंत पर हो और उनके बीच की दूरी भी अनंत हो। वर्तमान स्थिति मतलब उन आवेशों को एक दूसरे के निकट ला करके निकाय की रचना करना है। तो इस प्रक्रिया में जितना कार्य करना पड़ेगा उसको हम कहेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? एक तो हम लिखे हैं आवेशों को उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य। दूसरा क्या हो जाएगा? आवेशों को अनंत से निकाय बनाने के लिए एक दूसरे के निकट लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ये हो जाएगा परिभाषा। परिभाषा आया समझ में? शब्दों को ध्यान दो, बहुत आसान है। आवेशों के निकाय में आवेशों के स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी गणना कैसे करते हैं? ये किसके बराबर होता है? तो आवेशों के निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो आवेशों को अनंत से निकाय बनाने के लिए या निकाय की रचना करने के लिए एक दूसरे के निकट लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यहां से हम गणना करेंगे आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए देखते हैं अब व्यंजक। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दो आवेशों के निकाय के लिए। आवेशों के निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होता है? निकाय की रचना के लिए आवेशों को अनंत से एक दूसरे के निकट लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब आवेशों को हमको अनंत से एक दूसरे के निकट लाना है तो उसके लिए जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उस निकाय के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो यहां पर भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हमको एक निकाय बनाना है दो आवेशों का। मान लो दो आवेश Q1 और Q2 है। दो आवेशों Q1 और Q2 का निकाय बनाने के लिए अब इसके लिए हमको क्या क्या करना है? अगर हम स्टेप 1 कहें, पहला स्टेप सबसे पहले क्या करना है? देखो, आवेश अनंत में है और एक दूसरे के बीच की दूरी भी अनंत है। तो सबसे पहले हमको लाना पड़ेगा एक आवेश को, है ना। जैसे यहां पर हमको मान लो इसी निकाय को बनाना है। ये अनंत में आवेश Q1 और Q2 है। तो ये Q1 को हम मान लो ले आए कहां पर? इसको हम ले आए बिंदु A पर। तो ये जो आवेश Q1 है उसको अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अगर हम इस कार्य को W1 मान लें, किसको? आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, ये शून्य होता है। आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, इस किए गए कार्य को अगर हम W1 मान लें तो ये W1 हो जाएगा 0। अब यहाँ पर थोड़ा से अटपटा लगता है। ये आवेश Q1 अनंत में है और अनंत से इसको हम कहाँ ला रहे हैं? बिंदु A पर ला रहे हैं, शब्द का उपयोग कर रहे हैं। और ला रहे हैं मतलब कार्य करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। किसी आवेश को अनंत से अगर हम किसी बिंदु तक लाते हैं जहां पर कोई विद्युत क्षेत्र पहले से नहीं है
तब वहां पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता। कैसे, देखो, इससे पहले हम पढ़े हैं विभव विभव बराबर कार्य बटे आवेश। ये पढ़े हुआ विभव भी बराबर कार्य W बटे आवेश Q। तो अगर हम कार्य W बराबर कहें तो कार्य W बराबर हो जाएगा V इंटू Q। अब यहां से सिद्ध हो जाएगा, देखो, कि आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य शून्य क्यों है। अगर हम गणना करें तो कार्य W1 बराबर हो जाएगा, कहां तक ला रहे हैं, बिंदु A तक, तो बिंदु A का विभव गुणित आवेश कौन सा है, Q1 है, आवेश है Q1। ये जो बिंदु A पर विभव है, विभव किसे कहते हैं, किसी बिंदु पर विभव, ये भी पढ़े हो ना। अगर हम बिंदु A पर विभव कहेंगे तो एकांक धन आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, ये एकांक धन आवेश है, इसको अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो यहां पर कोई आवेश ही नहीं है, आवेश ही नहीं है, तो यहां पर कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी कि विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अगर विभव शून्य है, विभव शून्य है तो कार्य भी क्या हो गया, शून्य हो गया। मतलब हम आवेश Q1 को अनंत से लाए, कहां पर, बिंदु A पर, तब कोई कार्य करना नहीं पड़ा। अब हमको सिस्टम बनाने के लिए, निकाय बनाने के लिए दूसरा आवेश Q2 को भी लाना है, तब कितना कार्य करना पड़ेगा, ये देखो। सेकेंड स्टेप, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, इस कार्य को मान लेते हैं हम W2। तो W2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो Q2 है इसको लाना है कहाँ, बिंदु B पर, और बिंदु B की दूरी हम मान लेते हैं, ये दूरी है R12। मतलब बिंदु B कहाँ पर स्थित है, तो ये बिंदु A से R12 दूरी पर स्थित है। तो आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, कार्य W बराबर हो जाएगा, W2 बराबर हो जाएगा बिंदु B का विभव इंटू आवेश। तो आवेश Q2 को हम ला रहे हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक पढ़े हैं। अब यहां पर कार्य क्यों करना पड़ेगा इसको समझो। जब हम आवेश Q1 को लाए A पर, तो यहां पर पहले से कोई आवेश नहीं था, मतलब वहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन अब हम Q2 को ला रहे हैं बिंदु B पर, और बिंदु B कहाँ है, तो ये Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस विद्युत क्षेत्र में। तो जैसे ही आवेश Q2 Q1 के विद्युत क्षेत्र में आएगा, ये उसको प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा, मतलब उस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और उसी कार्य को हम कहते हैं बिंदु B पर विभव। अब ये जो बिंदु B पर विभव है, इसका व्यंजक आप पहले पढ़े हो। बिंदु B पर विभव किसके कारण हो रहा है, Q1 के कारण हो रहा है। तो बिंदु B पर विभव का व्यंजक हो जाएगा 1/4πε0। आवेश है Q1 और दूरी है R12, और ये आवेश हो गया Q2। तो ये हो गया आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। Q1 को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है, Q2 को लाने में कार्य करना पड़ रहा है। यही कार्य जो है इस निकाय के लिए, ये जो निकाय है, ये निकाय बना,
उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, क्योंकि वो जो बल होता है वो कौन सा बल होता है, संरक्षी बल होता है। इस प्रकार हमारे पास दोनों कार्य आ गया, W1 और W2, यानी कि आवेश Q1 को लाने में किया गया कार्य और आवेश Q2 को लाने में किया गया कार्य। तो ये जो दो आवेशों का निकाय है, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगा किया गया कार्य W, और दो ठो कार्य किया गया W1 प्लस W2। W1 का मान तो 0 हो गया और W2 का मान आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/R12। तो ये दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/R12। ये हो गया दो निकाय के लिए। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं तीन आवेशों के निकाय के लिए, दो आवेशों के निकाय के लिए, फिर तीन आवेशों के निकाय के लिए, फिर उन दोनों की सहायता से हम निकालेंगे n आवेशों के निकाय के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करें, मतलब तीनों आवेश कहाँ पर होंगे। मान लेते हैं तीन आवेश अनंत पर हैं, Q1 Q2 Q3, ये अनंत पर हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो भी अनंत है, इनके बीच की दूरी अनंत है। अब ये जो तीन आवेश हैं Q1 Q2 Q3 अनंत पर हैं और इनके बीच की दूरी भी क्या है, अनंत है। इनको हमको ला करके एक निकाय का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम एक आवेश Q1 को लाएंगे। मान लो हम ले आते हैं बिंदु A पर Q1 को। तो अभी हम पढ़े हैं जब हम पहले आवेश Q1 को किसी बिंदु पर लाते हैं तो कोई कार्य करना नहीं पड़ता। उसके बाद हम दूसरे आवेश को लाएंगे। मान लो हम लाते हैं ये बिंदु B पर इस दूसरे आवेश Q2 को, तो यहां पर कार्य करना पड़ेगा। ये W1 तो 0 होता है, पढ़ चुके हैं, और ये जो W2 होता है ये कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बीच की दूरी, जिसको हम माने थे R12। यहां तक पढ़ लिए हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो तीसरा आवेश Q3 है उसको भी इनके निकट में लाना है। तो तीसरे आवेश Q3 को इनके निकट लाने में किया गया कार्य, ये देखो यहां पर हम लाएंगे मान लो बिंदु C पर Q3 को। तो एक विभव इसके कारण उत्पन्न होगा जिसको हम कहेंगे, दूरी मान लो R13 है, एक विभव इसके कारण उत्पन्न होगा और इस दूरी को हम कहीं मान लेते हैं R23। मतलब ये जो बिंदु C है इस पर दो प्रकार का विभव है, एक Q1 के कारण और एक Q2 के कारण, और विभव अदिश राशि होता है। मतलब यहां पर हम निकाल सकते हैं परिणामी विभव। आवेश Q3 को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, इस किए गए कार्य को अगर हम W3 मान लें तो इसका मतलब है बिंदु C पर विभव, बिंदु C पर विभव इनटू आवेश। अब बिंदु C पर जो विभव है वो Q1 के कारण भी है और Q2 के भी कारण है। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, बिंदु C पर विभव कहेंगे तो Q1 के कारण विभव फिर Q2 के कारण विभव। मतलब ये हो जाएगा
1/4πε0। आवेश है Q1 और दूरी है R13। और इसी प्रकार से आवेश Q2 का विभव कहेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q2 और इस दूरी को हम माने हैं R23। ये तो हो गया बिंदु C पर विभव। और बिंदु C पर आवेश कितना है? Q3 है, तो ये हो गया Q3। इसको अगर हम कॉमन निकाल लें तो 1/4πε0 ये हो गया Q1 Q3, ये वाला Q3 अपान R13। और ये हो गया Q2 Q3 R23। अब यहां से हम निकाल सकते हैं 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 का मान तो 0 है, W2 का मान है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 और W3 का मान है 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23। मतलब ये जो 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U है तो ये हो जाएगा 1/4πε0 कॉमन निकल गया, ये बच गया Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23। पहले हम 2 आवेशों के निकाय के लिए निकाले, अब हम निकाल लिए 3 आवेशों के निकाय के लिए। अब हम देखते हैं n आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। अतः n आवेशों के निकाय की n आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा? ये हो गया 1/4πε0 और यहाँ पर योग हो रहा है और योग को हम दर्शाते हैं सिग्मा से। तो अगर यहाँ पर हम लिखें सिग्मा I J तो ये 1 2 के जगह हो जाएगा QI QJ अपान RIJ। सिग्मा का मतलब होता है संपूर्ण पदों का योगफल। जैसे 2 आवेशों के लिए निकाय बनाए, फिर 3 आवेशों का निकाय बनाए, फिर 4 आवेशों का निकाय बनाएंगे, तो उन सभी का जो योगफल होगा वो कहलाएगा n आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे किसी चालक की धारिता और उसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।